हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज हेल्थ मैटर्स के एपिसोड 2 में, जहां हम आज बात करेंगे डायबिटीज़, उसकी रोकथाम और उसे कैसे मैनेज किया जाए। भारत में करीब 8 करोड़ लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, जिसमें 0 से लेकर 80 ईयर्स तक की एज ग्रुप के सभी लोग शामिल हैं। भारत दुनिया में डायबिटीज़ के केसेस में दूसरे नंबर पर आता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास कुमार श्रीवास्तव, जो कि एक फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के उपलक्ष्य में आज हम आपके लिए एपिसोड लेके आए हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार श्रीवास्तव है। मैंने अपनी MBBS मुंबई से और फिर DNB दिल्ली से किया था। फिर उसके बाद मैंने फेलोशिप की है कार्डियोलॉजी में, और अपनी डायबिटीज़ में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था, तो मैंने अपनी डिप्लोमा वहाँ से की, UK से किया। उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ प्रयागराज में शिफ्टेड हूँ। यहाँ पे टैगोर टाउन में मेरा खुद का डायबिटीज़ क्लिनिक है, और मैं कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे पार्वती हॉस्पिटल, तमन्ना हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल्स में एज ए विजिटिंग कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट की तरह भी काम करता हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट डायबिटीज़ में है। डॉक्टर विकास, आज मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी जो एक डायबिटिक और एक नॉन डायबिटिक दोनों तरह के लोगों के काम आ सके। जी। सो लेट्स स्टार्ट। जी डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है और इसके होने के क्या कारण होते हैं? जी, देखिए श्वेता जी, डायबिटीज़ वैसे आम भाषा में तो तीन प्रकार के ही हम बोलते हैं। वैसे हमें पढ़ने के लिए कई प्रकार के हो सकते हैं, बट 3 प्रकार में पहला जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ आता है, जिसमें जो जन्मजात से हो जाता है, छोटे बच्चों को हो जाता है, जिनमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं रहता शरीर में, तो हमें उनमें इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। इसके कारणों में खासतौर पे जेनेटिक रीज़न हम मानते हैं कि उनके शरीर की ऑटोइम्यूनिटी एक होता है, जिसको हम बोलते हैं कि खुद की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो, उसकी वजह से उनके शरीर की डिस्ट्रक्शन हो जाता है सेल्स का, इंसुलिन नहीं बन पाती और उनको इंसुलिन दे करके ठीक किया जा सकता है। दूसरा टाइप आता है टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं उसको, वो ज़्यादातर बड़े लोगों में देखने को मिलता है। बड़े लोगों में एक उम्र के बाद ही मिलता है, बस आजकल थोड़ा सा यंग लड़के जो एडल्ट लोग हैं उनमें भी देखने को मिलता है। डायबिटीज़ टाइप 2 का प्रकार होता है। तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं, जो गर्भवती महिलाओं में होता है, उनमें भी अक्सर होता है, और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है वो ख़त्म हो जाता है, या कुछ लोगों में उसके बाद फिर वो टाइप 2 डायबिटीज़ बन करके डेवलप होने की संभावना बन जाती है ऐसे लोगों में। तो इस तरह के मेनली 3 प्रकार के होते हैं। डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? जी, शुरुआती लक्षण में ज़्यादातर प्यास ज़्यादा लगना, मतलब भूख का ज़्यादा लगना, पेशाब बार बार होना, वजन का ज़्यादा और बहुत तेज़ी से कम हो जाना। इसके अलावा कमजोरी का लगना, या फिर चिड़चिड़ापन हो जाना। कोई इस तरह से भी पकड़ पाते हैं कि जब कोई सर्जरी हुई, अचानक से आपने जांच करवाई तो पकड़ में आया, या किसी का घाव लग गया वो ठीक नहीं हो रहा है, शुगर की जांच हुई तो पकड़ में आया कि शुगर बढ़ा हुआ है, फिर हमने टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ जाता है। तो इस तरह से इन लक्षणों से हम पता कर सकते हैं कि डायबिटीज़ हो सकता है। जी। डायबिटीज़ के मरीजों को खाने में क्या शामिल करना चाहिए? जी श्वेता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डायबिटीज़ हमारी लाइफस्टाइल दिनचर्या की बीमारी है, और हम इसको दिनचर्या से ही सही कर सकते हैं, एक अच्छी दिनचर्या रख करके, जिसमें खाना पीना ही उतना जरूरी है, और एक एक्सरसाइज दूसरा पार्ट आता है जो हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। तो खान पान में वैसे तो एक आम जनता के लिए तो ये है कि आप जो भी रूटीन में खाते हैं आप उसको समझ लें, अपने एक डाइटिशियन से मिल करके, अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर से मिलकर समझ लें कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपको क्या ज़्यादा खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए, आप किस तरह का काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक कैलोरी का कंसेप्ट आता है कि दिन भर में आपको कैलोरीज कितनी चाहिए, और आप कितना ले रहे हैं, कितना एक्सेस हो रहा है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारी कैलोरीज आपके बॉडी में लग तो नहीं रही हैं। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करके डाइट चार्ट सा बना करके देते हैं, जिसमें ये डिसाइडेड होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक मोटा मोटी बताने के लिए, यस, डायबिटीज़ में शुगर वाली चीज़ें, जो मीठी शुगर होती हैं, गुड़ है, मिठाई है, इस तरह की चीज़ें हैं, आलू चावल इनडायरेक्ट शुगर वाली चीज़ें होती हैं, इनको हम थोड़ा सा परहेज जरूर करने को बोलते हैं। बट एक समय के बाद थोड़ा अगर बेटर हो जाता है, शुगर लेवल अच्छा चलता रहता है, HbA1c जो 3 महीने का एवरेज शुगर हम बोलते हैं, अगर वो कंट्रोल है, तो फिर हम कई सारी चीज़ों को खाने के परमिशन दे देते हैं। वो भी उनका अमाउंट लगभग फिक्स करना पड़ता है। जी। डायबिटीज़ का जेनेटिक्स से या फैमिली हिस्ट्री से क्या संबंध है? जी, जैसे मैंने पहले ही बताया कारण में, तो ज़्यादातर आज कारण बहुत क्लियर इन सब के नहीं है, लेकिन हाँ, ये जितनी रिसर्च हुई है अभी तक उसके हिसाब से जेनेटिक ही माना जाता है। कहीं ना कहीं जीन्स में बदलाव होने की वजह से, और शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसमें कोई चेंजेस आने की वजह से ही ये समय के साथ होता है। हाँ, इसमें रिस्क फैक्टर्स थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, जिसमें फैमिली हिस्ट्री भी आती है कि अगर फैमिली में पहले से माँ बाप को है, या किसी को है, सिबलिंग्स को है, तो आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन कितना अच्छा होता है? जी, इंसुलिन ही है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, शुगर को कंट्रोल करती है और डायबिटीज़ नहीं होने देती है। ये एक तरह का हार्मोन होता है शरीर में,
और इसके ना होने से या इसके हो करके भी काम न कर पाने की वजह से ही शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और उसको डायबिटीज़ हम कहते हैं। तो इंसुलिन तो आज हम 100 साल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इंसुलिन की डिस्कवरी को आज 100 साल हो चुके हैं। 1921 में डिस्कवरी की गई थी। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम 100 साल पूरे कर चुके हैं। इसके लिए हमें आम जनता को, सबको, हमारे साइंटिस्ट को बधाई देनी चाहिए। लेकिन उतना ही इसमें एक दुखद पार्ट है कि आज भी 100 साल के बाद भी लोग इसके बारे में नहीं जानते, और इसे क्योंकि इंजेक्शन के फॉर्म में लेना पड़ता है इसलिए लोग डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, या अलग अलग तरह की मिथ जो फैली हुई है मार्केट में कि इसको लगाने से ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, अब ये लास्ट रिसोर्स है, इसके बाद कुछ नहीं बचता, आपका शुगर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मैं ये मानता हूँ कि अगर इंसुलिन सही समय पर लगाया जाए तो, क्योंकि ये शरीर के ही आपके अंग का पार्ट है एक तरीके से, जो इंसुलिन शरीर में बनती है जो शुगर को कंट्रोल करता है, तो अगर आप इसको सही समय पे बाहर से भी लेकर के इस्तेमाल करें इंजेक्शन के फॉर्म में, तो बिल्कुल ही आपका शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर देगा। आपको आगे चल करके हो सकता है इंसुलिन भी छूट जाए और आपकी दवा भी लेने की जरूरत ना पड़े, या दवा बहुत कम हो जाए। इस बात पे मैं एक चीज़ और कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि एक डायबिटीज़ रिवर्सल का कंसेप्ट आजकल आने लगा है। पहले तो नहीं होता था, पहले माना जाता था डायबिटीज़ को हम रिवर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आजकल हमने बहुत सारे पेशेंट्स को रिवर्सल पे रखा हुआ है। रिवर्सल का मतलब होता है हम डायबिटीज़ को खत्म कर सकें। तो ऐसे जो स्टार्टिंग में जिनको पकड़ में आता है, जो लोग यंग लोग खासतौर पे रहते हैं, जिनको हम खाने पीने से और इंसुलिन थोड़ा दे करके, या फिर जिनको हम दिनचर्या में एक्सरसाइज सारा कुछ इंक्लूड करके और डायबिटीज़ को हम वापस ले जा सकें, उनका एवरेज इतना हम कम कर दें कि वो लगभग नॉन डायबिटिक रेंज में आ जाएं और फिर वो सालों सालों तक इसको मेंटेन कर सकें। तो ये डायबिटीज़ रिवर्सल का कंसेप्ट आता है, वहाँ पे भी इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इंसुलिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँगा तो जी बिल्कुल ये इलाज भी है, ये बचाव भी है और बिल्कुल अच्छी चीज़ है डायबिटीज़ के लिए। तो जैसे कि आपने डायबिटिक रिवर्सल के बारे में बताया, तो अगर आप जैसे कि आप कैंप्स वगैरह करते रहते हैं डायबिटीज रिवर्सल के बारे में, और ये ट्रायल में भी आपके कुछ पेशेंट्स हैं जी, तो इसमें अगर जो इंसान, जो पेशेंट डायबिटीज रिवर्सल में जा रहा है, तो उसकी दवाएं वगैरह बंद हो सकती हैं? ऐसा हो सकता है कि उसकी दवाएं बंद हो जाए? जी बिल्कुल। मेरे कई पेशेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सारे दर्शक इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुने कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, और बहुत सारे पेशेंट रिवर्सल पे हैं, लेकिन उसके लिए आपकी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये दिनचर्या की बीमारी है। दिनचर्या में आपका डाइट और आपकी एक्सरसाइज, आप कैसे अपने आप को ढालते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लें, अपने डॉक्टर से बिल्कुल जाने के बाद दवा न लिखवाएं, पहले उनसे समझें कि अब आप क्या क्या चीज़ें करके इससे बच सकते हैं या इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं लंबे समय तक, जिससे आप उसको मेंटेन सिर्फ करें। लंबे समय तक मेंटेन होने के बाद एक एवरेज अच्छा बन जाता है शुगर का बॉडी में, और वो फिर आप उसको रिवर्ट करने की कंडीशन में आ जाते हैं। और स्टार्टिंग में भी बहुत सारे, जैसे प्री डायबिटीज़ एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कि जब आपको होने की संभावना बन गई है, थोड़ा सा भी और लापरवाही या केयर ना करना आपको डायबिटीज़ में बदल सकता है। तो उस स्टेज पे भी अगर हम थोड़ी सी मेहनत अच्छे से कर लें और डॉक्टर की सलाह मान लें, डाइटिशियन की सलाह मान लें, तो हम बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। तो करना चाहिए, लोगों को इस पर बिल्कुल वर्क करना चाहिए, क्योंकि आगे ये फ्यूचर है। आपको बता दूं आपके नॉलेज लिए कि हम इंडिया, हमारा जो दूसरे नंबर पे है डायबिटीज़ के मामले में पूरे वर्ल्ड में, और अगले कुछ सालों में शायद हम पहले नंबर पे भी आ जाएंगे। चाइना पहले नंबर पे, तो हम उसको शायद पीछे छोड़ देंगे। वो इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे देश में हम देखते हैं कि लोग अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करना चाहते, वो सिर्फ डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लिखवा करके काम चलाना चाहते हैं, इंसुलिन नहीं लेना चाहते। और एक्चुअली स्पीकिंग तो लाइफस्टाइल और इंसुलिन, ये दो चीज़ें ही हैं जो आपको डायबिटीज से बचा भी सकती हैं और आपका रिवर्स भी कर सकती हैं। लेकिन इस पर फोकस करने की बजाय लोग दवा लिखते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स भी झेलते हैं, और उससे शुगर भी बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है, समय के साथ कॉम्प्लिकेशंस अलग हो जाती हैं। तो प्लीज़ इस पर जरूर फोकस करें, आप सबसे निवेदन है मेरा। फैमिली हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो अगर मानिए कि मेरे परिवार में किसी को पहले से डायबिटीज़ हो रखा है और मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ, मैं अपने कार्बोहाइड्रेट, शुगर इनटेक पे ध्यान दे रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्या फिर भी मुझे डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं? जी देखिए, फैमिली हिस्ट्री या इस तरह के रिस्क फैक्टर जो मैंने बताया कि आपको को बीपी है या कोई और रिस्क फैक्टर से मोटापा है, ये सारी चीज़ें तो एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, होने को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन होने का कारण जो है वो जेनेटिक ज़्यादा माना जाता है। तो अगर आपके जीन्स में किसी वजह से इन रिस्क फैक्टर्स या किसी और रिस्क फैक्टर की वजह से बदलाव आना शुरू हो गया है या हो गया है, तो फिर डायबिटीज़ तो हो ही सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि ऐसे में चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप पहले से केयर करते हैं और आपको पता है कि आप रिस्क पे हो, आपने हर चीज़ों की ध्यान रखा है, प्रिकॉशंस ले रहे हो, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो, या फिर हो भी तो बहुत लेट स्टेज पे जाकर के हो। तो ये भी एक अच्छी बात है, जल्दी ना हो, क्योंकि लंबे समय तक डायबिटीज़ से जूझना थोड़ा सा मुश्किल है अभी इस स्टेज में। डायबिटीज़ के मरीजों में एक्सरसाइज का कितना प्रभाव पड़ता है?
जी बिल्कुल, दूसरा भाग ही आता है एक्सरसाइज। पहला डाइट हमने बताया, दूसरा एक्सरसाइज है। वो पर्टिकुलर एक जैसे हम बोलते हैं कि क्या खाना क्या नहीं खाना, वैसे ही डाइट भी एक्सरसाइज भी वैसे ही होता है, क्या करना क्या नहीं करना, कितना करना कैसे करना। तो मैं एक मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि हफ्ते में 5 से 6 दिन तो करना ही है, 2 दिन का गैप नहीं होना चाहिए। और जो भी आप करते हैं वो 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज होना चाहिए। 30 से 40 मिनट में आप एक आम भाषा में हम समझने के लिए समझ सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि आप साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स आपको पसंद है तो आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आप जॉगिंग कर लो, आप अपनी सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर लो, रस्सी कूद कर लो, जो भी आपको पसंद है इस तरह की चीज़ें। बट 30 से 40 मिनट। अक्सर महिलाएं कहती हैं कि हम घर में सर दिन भर किचन में काम करते रहते हैं, इस तरह के लोग हमारे वर्ड वो यूज़ करते हैं, हम तो एक्सरसाइज ही करते रहते हैं, हम हाई कोर्ट में हैं तो सीढ़ी चढ़ते हैं 10 बार दिन भर में। तो एक तरह से दिन भर का आपका मायने नहीं रखता। आप कंटिन्यूसली जो 30 से 40 मिनट होता है जिसमें बॉडी को इतनी एनर्जी हमारे लॉस होती है, इतना हमारा एक्सरसाइज का इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, जिससे शुगर में या और भी चीज़ों में बदलाव आता है, तो वो पर्टिकुलरली 30 से 40 मिनट का होता है और हफ्ते में 5 से 6 दिन कंटिन्यूस करना पड़ता है। तो उसका इफेक्ट जो आता है ये प्रॉपर एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है, जिससे हम डायबिटीज या और भी बीमारियां जैसे बीपी है, इस तरह की बीमारियां हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, हाइपोग्लाइसीमिया जिसे आम भाषा में लो ब्लड शुगर कहा जाता है, इसके मरीजों की हम इमरजेंसी में कैसे सहायता कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा जवाब क्वेश्चन है ये। इसका जवाब भी उतना ही अच्छा है कि एक आम आदमी जो घर पे बैठा हुआ है, अगर उसे पता है कि हमारे घर में कोई मरीज है शुगर का, तो उसको ये भी पता जरूर होना चाहिए कि इसको कम होने पे क्या करेंगे। डायबिटीज में 2 ही तरह की इमरजेंसीज होती हैं, एक होता है शुगर का कम हो जाना, एक होता है इतना हाई हो जाना कि वो उसकी वजह से आपके शरीर में बदलाव इतने आ चुके हैं कि आपको गंदगी, एक तरीके से हम बोलते हैं उसमें कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, उसको वर्ड को यूज़ करते हैं। उसकी वजह से इतनी गंदगी बॉडी में भर जाती है कि इंसान कोमा में जा सकता है, बेहोश हो सकता है, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, पानी की कमी हो सकती है। इन सब वजहों से भी लोग इमरजेंसी में जाकर के एडमिट होते हैं और जान का भी खतरा रहता है। वैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया भी है, शुगर कम होने से आपको चक्कर आ गया, आप गिर गए, आपको चोट लग गई और आपको अस्पताल जाना पड़ गया या कोई इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो आप उस समय घर में जो भी रखा हुआ है, जैसे ही आपके मरीज को या आपके घर के सदस्य को जैसे ही महसूस हो कि हमें झंझनाहट सी हो रही है, इसके लक्षण ऐसे ही होते हैं, झंझनाहट सी होने लगती है, शरीर में कंपन सा आने लगता है कि हम गिर जाएंगे, या शरीर में जान नहीं लग रही, यहाँ पर कपकपा रहे हैं, अजीब सा लग रहा है। तो ऐसे लक्षण होने पे आप तुरंत जो भी घर में आपके पड़ा हुआ हो, खाने की आइटम हो, लिक्विड आइटम हो तो खासतौर पर अच्छा है, जिसमें ग्लूकॉन डी हो गया या कोई भी मीठी चीज़ हो गई, पानी के साथ बिस्किट ही हो गया आप दे सकते हो, या खाने का कोई आइटम पड़ा हुआ है। गरीब लोगों की आंख से ज़्यादा कुछ नहीं रहता, वो लोग कहते हैं सर हम क्या खाएं, तो हमको बोलते हैं आपका रोटी दाल पड़ा हुआ है, आप वही खा लीजिए। उस समय कुछ तो भी आपको उस समय खाना है, शुगर की चिंता किए बिना। उस समय आप जो भी खाएंगे आप अपने आप को बचाने के लिए खाएंगे, बाद में जो थोड़ा शुगर बढ़ता है वो मैनेज हो जाता है। और अगर बेहोश हो रहा है पेशेंट, नहीं होश में आ पा रहा है, आप उसको खिलाने की कंडीशन में नहीं महसूस कर रहे हो, तो जितनी जल्दी हो सके उनको अस्पताल अगल बगल डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि फिर वो नस के रास्ते से ग्लूकोज देना बहुत ज़रूरी है। समय पे ग्लूकोज जाना शरीर में इतना ही ज़रूरी है जितना हम उसको अस्पताल पहुंचाना, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा देर तक कम रही तो शरीर के दिमाग पे और अंगों पे प्रभाव पड़ जाता है। जी, डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारा सारा डिस्कशन जो था वो लगभग इस पे ही फोकस था, बचाव पे, प्रिवेंशन पे, क्योंकि क्योर करना से ज़्यादा बेटर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन की मेजर्स मैं आपको एक मोटा मोटी बता दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान रखें, अपने को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखने के लिए जैसे पहले के लोग किया करते थे, दिन भर काम करते थे, दिनचर्या उनकी ठीक रहती थी, बैठे नहीं रहना है, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, एक्सरसाइज पे भी उतना ही ध्यान रखें। एक एवरेज एक्सरसाइज जो होती है आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से जरूर करते रहें। अपने आप को एक हेल्दी वे में, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में लेकर के रखें। कभी कभार वाली चीज़ें ज़्यादा नुकसान नहीं करती, लेकिन अक्सर लाइफस्टाइल जो बनी रहती है, एडिक्शंस हैं आजकल बच्चों में मोबाइल पे लगातार लगे रहना है, बैठ करके काम करने की वजह से ओबेसिटी आती जा रही है, जंक फूड्स खा रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप बचा करके रखें, या इतना रखें कि वो कंट्रोल में रहे। या फिर आपको लग रहा है कि आप अनकंट्रोल हो रहा है, वेट अनकंट्रोल हो रहा है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी जाके अपने डॉक्टर से मिल के सलाह लेकर के और उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। क्या बच्चों में इंसुलिन के इंजेक्शन को कम या बंद कराया जा सकता है? जी, बच्चों में दोनों तरह का डायबिटीज़ देखा जाता है। टाइप 1 मोस्टली ही होता है, 90% केसेस में तो वही होता है, और उसमें इंसुलिन ही इलाज है। इसलिए ये कह पाना कि बंद हो जाएगा अभी के समय में थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल नहीं, मतलब मुश्किल ही है, नहीं हो सकता। और कम करने की बात है, बिल्कुल है, माँ बाप का योगदान है इसमें, टीचर्स जो स्कूल में रहते हैं उनका योगदान है। सही समय पे अगर बच्चे की केयर की जाए, उनके खान पीन पे ध्यान रखा जाए, सही समय पे उनको इंसुलिन लगे, तो समय के साथ शरीर में बदलाव आ जाते हैं। इंसुलिन की मात्रा शरीर में जब धीरे धीरे करके मेंटेन होने की वजह से एवरेज सही हो जाता है, तो बच्चों का इंसुलिन बिल्कुल कम हो सकता है, बंद होने की संभावना तो नहीं रहती। जी, डायबिटीज में अल्कोहल का क्या रोल होता है?
जी, अल्कोहल तो हमारे देश में इस समय श्राप सा बनता जा रहा है हमारे यंगस्टर्स के लिए। युवाओं का देश है और मुझे लगता है कि जो इंडिया का फ्यूचर है वो युवाओं पे पूरा ही डिपेंडेंट है हर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में ही नहीं। तो इसलिए वो किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं, अल्कोहल तो खासतौर पे उसमें आता है जो कि ये प्रचलन में है आजकल, उसको बिल्कुल कम करें आप। उससे डायबिटीज़ ही नहीं, उससे किसी भी तरह की बीमारी होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और डायबिटीज़ को वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से प्रभाव डालता है। डायरेक्टली तो हो गया कि आपने अल्कोहल पिया, आप गिर गए, चोट लग गई, आपका शुगर बढ़ गया किसी वजह से, आपके लीवर पर असर पड़ गया उसकी वजह से हो गया, या फिर आप हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकते हैं, आपके नसों पे असर कर दिया उसने, वो कंट्रोल नहीं कर पाया आपका शुगर, आपके नसों पे तकलीफ हो गई, पैर में आपकी झंझनाहट आ गई, गिर गए आप। इस तरह की कोई भी संभावना होती है जो शुगर अल्कोहल से होती है, तो वो सारी चीज़ें शुगर से जुड़ सकती हैं और शुगर की वजह से वो बढ़ सकती हैं कई गुना। तो शुगर का बढ़ना घटना दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं अल्कोहल में। तो मैं सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं, मैं तो ओवरऑल ही बोलूँगा कि अल्कोहल या स्मोकिंग, टोबैको, जो भी चीज़ें एडिक्शन की हैं वो बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल ना, कभी कभी भी नहीं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करने के लिए। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। हाँ डॉक्टर, अगर आप हमारे ऑडियंस आपसे मिलना चाहे तो वो कैसे मिल सकते हैं? जी, तो आप सबके लिए मेरा क्लिनिक है प्रयागराज टैगोर टाउन में, होटल प्लेसिड के सामने। आप पार्वती हॉस्पिटल अगर जानते होंगे बालसन चौराहे पे, तो मैं पार्वती हॉस्पिटल में भी जाता हूँ, वहाँ पे विजिटिंग कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, या अभी डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा एड्रेस और वो कॉन्टैक्ट नंबर सारा लिखा रहेगा, आप उससे भी ले सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल मेरा संदेश आप सब तक पहुँचाएँ, और जिस तरह की कोशिश की जा रही है इनके चैनल के माध्यम से, हम लोग जिस तरह से आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाएँ। और जो भी जानकारियाँ चाहिए होंगी आप इसमें सवाल के रूप में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी जो डायबिटिक नहीं भी हैं ये एपिसोड देखेंगे और जो चीज़ें डॉक्टर ने बताई, जैसे कि एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, इसे अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल स्पॉटलाइट प्रयागराज से, और अच्छा लगने पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।